तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच की और उसी क्रम में उसका ये दूसरा पार्ट है। आज हम शुरू करेंगे फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है यूफेमिज्म। ठीक है, पहले समझिए कि यूफेमिज्म है क्या। यूफेमिज्म इज़ अ वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज विच डजंट साउंड गुड टू ईयर्स। कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी साउंड नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बात किसी सामने वाले को बतानी है। तो बताने के दो तरीके होते हैं, या तो जो कोई ऐसे कोई बैड न्यूज़ हो आप किसी को डायरेक्टली बता दें कि भाई आपका बच्चा पढ़ने में तो बहुत कमज़ोर है, या ये फलाना व्यक्ति तो आँख से अंधा है, या ये तो भाई लंगड़ा है। कभी कभी ये बातें हम बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, इस बातों को हम थोड़ा डिफरेंट वे में बोलते हैं कि अनप्लेजेंट थिंग्स आर सेड इन अ प्लेजेंट वे। ठीक है, हम ऐसा साउंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम कोई भले ही अनप्लेजेंट बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने में थोड़ी सी ठीक लगे, बुरा ना लगे किसी को, सामने वाले को। दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड यूफेमिज्म। अनप्लेजेंट थिंग्स आर सेड इन अ प्लेजेंट वे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हैंडीकैप्ड वाला। ठीक है, दो तरीके हैं। He is handicapped। एक तो ये तरीका है भाई कि फलाना व्यक्ति, वो व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से विकलांग है। अब इस बात को हम दूसरे तरीके भी से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? He is differently abled। आपने भी सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुझे समय याद नहीं कितना हो गया है, उन्होंने जो विकलांग को हम विकलांग जो कहते थे, उनके लिए उन्होंने एक नया शब्द यूज़ करना शुरू किया और विकलांग को अब दिव्यांगजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो विकलांग कहने के बजाय अगर दिव्यांग बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा साउंड करता है। अब ही इज़ हैंडीकैप्ड को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, ही इज़ डिफरेंटली एबल्ड। उसकी एबिलिटी सामान्य लोगों से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और देता हूँ। ही इज़ एब्सेंट टुडे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। भाई फलाना व्यक्ति ऑफिस से छुट्टी पर चला गया, उसने कोई ऑफिस में सूचना नहीं दी और कोई किसी से परमिशन नहीं ली और वो छुट्टी पर है। एक तो ये तरीका भाई कहने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है, ही इज़ ऑन अ फ्रेंच लीव। ही इज़ ऑन अ फ्रेंच लीव, वो बिना परमिशन के आज छुट्टी पर है। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल 1 हो गया, ये एग्जांपल 2 हो गया, ये एग्जांपल 3 हो गया। भाई किसी की डेथ का समाचार आप किसी को दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, या फलाना व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, या फिर उसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, ही इज़ डेड। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट बोलने का, ही इज़ डेड। इसी बात को, ये बहुत अनप्लेजेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा प्लेजेंट वे में हम बोलेंगे, थोड़ा सा साउंड ठीक करे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ही हैज़ पास्ड अवे। आई होप समझ में आया होगा। तो अनप्लेजेंट थिंग्स आर सेड इन ए प्लेजेंट वे। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड यूफेमिज्म। ठीक है, अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयरनी। ये आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा। नंबर 2, आयरनी। आयरनी है क्या? कई बार आप ड्रामा में पढ़ते होंगे, पोइट्री में पढ़ते होंगे, किसी नॉवल में या किसी बुक में पढ़ रहे होंगे। बहुत सारी जगह पर हमें ये देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि जो स्पीकर है, जो कैरेक्टर उस नॉवल में या किसी ड्रामा में कोई बात कह रहा है, वो बात जो कह रहा है उसका एक्चुअल कहने का मतलब कुछ और है, लेकिन इस बात को वो थोड़ा सा फ़नी वे में कह रहा है कि लोगों को लग रहा है भाई ये तो मजाक हो रहा है। ठीक है, तो जोक है, लेकिन उस बात का मतलब जो वो कह रहा है वो मतलब नहीं है, मतलब उसका कुछ और होता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, आयरनी का एग्जाम्पल देता हूँ। आयरनी कई तरीके की होती है। सिचुएशनल आयरनी है, कॉमिक आयरनी है, ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी है। ड्रामास वगैरह में आपको आयरनी कई बार पढ़ने को मिल जाएगी। अगर विलियम शेक्सपियर के आप पढ़िए
मैकबेथ पढ़िए या फिर जूलियस सीजर पढ़िए, उसमें आयरनी आपको कई बार उन्होंने बहुत यूज़ किया है आयरनी का। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आयरनी का। मतलब क्या होता है, थिंग्स सेड हैव अपोजिट मीनिंग। जो चीज़ें बोली गई हैं उसका मतलब वो नहीं है, बल्कि उसका मतलब उसका अपोजिट है। थिंग्स विच आर सेड हैव अपोजिट मीनिंग एंड थिंग्स आर सेड इन ए फनी वे। ठीक है, लोगों को लगता है ये तो सामान्य सी बात है। एग्जाम्पल देता हूँ, इट विल रेन टुनाइट। अब भाई आप बोलेंगे भाई इट विल रेन टुनाइट, आज पानी बरसेगा, इसमें आयरनी कहाँ पर है? पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। ये जो लाइन ली गई है वो मैकबेथ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? मैकबेथ से। ठीक है, शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है, एक ट्रेजेडी है ये। ठीक है, उससे ये लाइन पिकअप की गई, इट विल रेन टुनाइट। जो स्पीकर है, जो कह रहा है ये लाइन, उसके कहने का मतलब ये नहीं कि आज पानी बरसेगा। ठीक है, जिसने वो लाइन कही है उसका मतलब है कि इट विल रेन टुनाइट, इसका मतलब है आज की रात खून की बरसात होगी। यानी कि किसी का शायद वो प्लान कर रहे थे किसी को असैसिनेट करने का। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आज की रात पानी बरसेगा, इसका मतलब ये है कि आज किसी का मर्डर करने जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इट विल रेन टुनाइट। एक एग्जांपल और है, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, ये किससे लिया गया है? जूलियस सीजर से लिया गया है। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है, उससे ये लाइन ली गई, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। यहाँ पर एन कर देते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जब जूलियस सीजर का असैसिनेशन हो जाता है, ठीक है, तो मार्क एंटनी ब्रूटस के बारे में वहाँ रोम की जो पब्लिक है उसको एड्रेस कर रहा है, और बार बार जो उसका एड्रेस है, जो पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, बार बार वो इस लाइन को कई बार रिपीट करता है कि ब्रूटस ने वैसे तो बहुत बुरा काम किया, ही वॉज ए कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, चीफ कॉन्स्पिरेटर था। ठीक है, और उसी ने सबसे लास्ट में जाके जूलियस सीजर को सामने से सीने पर जाके उसको डैगर खंजर मारा था। ठीक है, तो स्पीच में जनता को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो उसने सारे जितने भी पाप किए, जितने भी गलत काम किए, ये ब्रूटस इज एन ऑनरेबल। लेकिन ब्रूटस तो बहुत ही सम्मानीय रोम का व्यक्ति है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने ये जूलियस सीजर से लिया है। ठीक है, आयरनी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी। थिंग्स, पर्सन्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर एड्रेस्ड। ठीक है, इसमें अपॉस्ट्रोफी में क्या होता है? अपॉस्ट्रोफी में किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कहने वाला एड्रेस करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी के मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे हैं, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ अपॉस्ट्रोफी का, आपने पढ़ा भी होगा। ओ डेथ दाउ आर्ट क्रूअल। जो इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं, खासकर ग्रेजुएशन के, उनको ये लैंग्वेज समझ में आ गई। ये थोड़ा सा आर्किक वर्ड्स हैं पुराने, अगर आप राइटर्स हैं उनके, आप उनका जो लिखा उन्होंने, उसमें अगर आप इंग्लिश पढ़िए तो थोड़ा सा पुरानी समय की इंग्लिश आपको देखने में मिल जाएगी। और डेथ यहाँ पर किसको एड्रेस किया गया? डेथ को एड्रेस किया गया, और ये यहाँ पर इस तरीके का ये किए साइन लगा गया, ओ डेथ दाउ आर्ट क्रूअल, ओ मृत्यु तू बड़ा निर्दयी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। ओ मिल्टन दाउ shouldst be living at this hour। जॉन मिल्टन की डेथ के बाद उनके ही एक मित्र ने ये एक पोएम लिखी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसमें ये लाइन वहाँ से पिकअप की गई। मिल्टन को एड्रेस करके बोलते, ओ मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। ओ मिल्टन, तुम्हें इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर किसको एड्रेस किया? मिल्टन, हु वॉज डेड एट बाई द टाइम दिस पोएम वॉज रिटन।
तीसरा एग्जाम्पल है, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर fearful trip is done. ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर fearful is trip is done. ठीक है, तो ओ कैप्टन माई कैप्टन अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हो गया था, उसके बाद ये पोएम लिखी गई थी और उनको एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए अपॉस्ट्रोफी के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला नंबर 4 पन, PUN। ठीक है, पन का पहले मतलब समझ लीजिए क्या होता है। पन इज प्लेइंग विद द वर्ड्स, प्लेइंग विद द वर्ड्स। पन इज प्लेइंग विद द वर्ड्स। दूसरे सेंस में इसका क्या मतलब है, अ वर्ड used has 2 meanings. Or used to create a vagueness. ठीक है, पन इज प्लेइंग विद द वर्ड्स। कभी कभी पोइट्री में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उस वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। ठीक है, अ वर्ड यूज्ड हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग्स। एक ही वर्ड के 2 डिफरेंट मीनिंग होते हैं और इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेगनेस। तो रीडर को एक बार पढ़कर समझ में नहीं आता है कि भाई इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अ हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। यहाँ पर जो वर्ड है स्टेबल, स्टेबल वर्ड के 2 मतलब है। एक तो स्टेबल का मतलब अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, और दूसरा स्टेबल का यहाँ क्या मतलब है, स्थिर। ठीक है, तो हॉर्स कैसा एनिमल है, स्टेबल एनिमल है। स्टेबल का मतलब जहाँ पर अस्तबल में घोड़ों को रखा जाता है, पहला मतलब तो वो है, और दूसरा मतलब स्टेबल का मतलब स्टेबल है। ठीक है, अपनी स्पीड के लिए और अपनी विगर और स्ट्रेंथ के लिए हॉर्सेस को हम कैसा एनिमल मानते हैं, स्टेबल एनिमल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, a bicycle cannot stand on its own as it is too tired. ठीक है, a bicycle cannot stand on its own as it is too tired. एक साइकिल अपने दम पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसमें 2 पहिए होते हैं। 2 टायर्ड को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। 2 टायर्ड के यहाँ मतलब 2 हैं। एक तो साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो बिना किसी स्टैंड के, बिना किसी सहारे के साइकिल अपने आप नहीं खड़ी हो सकती। और दूसरा 2 टायर्ड का मतलब यहाँ पर थका हुआ भी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, पन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देते हैं। ओनोमेटोपोइया। ठीक है, ओनोमेटोपोइया क्या है, साउंड सजेस्ट द वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है पोइट्री में, हम क्या करते हैं, किसी को बताने के लिए कि वो क्या चीज़ है, वो कोई एनिमल हो सकता है, किसी एनिमल का या कुछ भी हो सकता है, उसके हम साउंड को यूज़ करते हैं। जैसा वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जस्ट टू क्रिएट ए म्यूज़िकल इफेक्ट। ठीक है, म्यूज़िकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आई चैटर एज आई फ्लो to join the brimming river. I chatter as I flow to join the brimming river। ये पोएम अल्फ्रेड
लोअर टेंशन, एयर